रेडी स्टार्ट। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ताज़ा रिपोर्ट निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान अब अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का नया गढ़ बन गया है। पिछले 6 महीनों में यहाँ आतंकी संगठन ज़्यादा मजबूत हुए हैं। जाहिर है तालिबान सरकार का इन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। हालांकि इस पर हैरानी इसलिए नहीं है कि पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दुनिया के तमाम देश यह आशंका जताते रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह अब अफगानिस्तान भी आतंकी संगठनों का नया ठिकाना न बन जाए। पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट से आशंका सही साबित हो गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आतंकी संगठन अफगानिस्तान में आज़ादी का पूरा मजा ले रहे हैं। तालिबान ने अब तक कोई ऐसा संकेत भी नहीं दिया है जिससे लगता हो कि वह अपनी ज़मीन से आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलने देगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान की छवि किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है। हालांकि दावा तो यह कट्टर धार्मिक संगठन होने का करता रहा है, लेकिन इसकी गतिविधियां पूरी तरह से आतंकी ही रही हैं। अल-कायदा और आईएस सहित पाकिस्तान और मध्य पूर्व के देशों के आतंकी संगठनों से तालिबान के जो संबंध रहे हैं वे किससे छिपे हैं। इन आतंकी संगठनों की मदद से ही तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर पाया है। इसलिए आतंकी संगठन अगर तालिबान के राज में ही नहीं फलेंगे फूलेंगे तो कहाँ जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट अब यहाँ खुद को बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। जाहिर है अगर इस्लामिक स्टेट यहाँ पैर जमाने में कामयाब हो गया तो यह खतरा दक्षिण एशियाई देशों, खासतौर से भारत जैसे देशों को कहीं ज़्यादा होगा। भारत तो पहले से ही यह आशंका व्यक्त करता रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान आतंकी संगठनों और भाड़े के विदेशी लड़ाकों को कश्मीर में भेज अशांति फैला सकता है। इसके अलावा श्रीलंका जैसे देश भी आईएस के खतरे को लेकर परेशान तो हैं ही। कुछ एक देशों को छोड़ दें तो अभी भी ज़्यादातर देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। सभी देश पहले तालिबान सरकार से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि वह किसी भी रूप में आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और न ही आतंकी संगठनों को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने देगा। पर तालिबान ने अपनी तरफ से ऐसा कोई वचन नहीं दिया है। वह जानता है कि अगर उसने ऐसा करने की सोची भी तो आतंकी संगठन उसके खिलाफ ही जंग छेड़ देंगे। सवाल तो इस बात का है कि जो सत्ता हासिल ही आतंकी संगठनों के जरिए की गई हो उसे ख़त्म करने के बारे में कौन और कैसे सोच सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि तालिबान अपने यहाँ जड़ें मजबूत कर रहे आतंकी संगठनों के
खतरे को समझ नहीं रहा है, लेकिन बिना आतंकी संगठनों के तो उसका काम चलने वाला नहीं। अब यह चुनौती उन देशों के सामने है जो आतंकवाद की मार से जूझ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एक साझा रणनीति क्या हो, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हालांकि आतंकवाद से निपटने के साझा प्रयासों को लेकर ज़्यादातर देशों के बीच समझौते और संधियां हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ बड़े देशों की दोहरी और अवसरवादी नीति आतंकी संगठनों की ताकत बढ़ाती रही है। इस प्रवृत्ति से मुक्ति पाने की जरूरत है, तभी हम आतंकवाद से लड़ सकेंगे। सरकारें किसानों और किसानी की दशा सुधारने का दम तो खूब भरती हैं, मगर हकीकत यह है कि कृषि क्षेत्र की हालत दिन पर दिन दयनीय होती गई है। कुछ साल पहले तक किसानों की आत्महत्या को लेकर सरकारें विपक्ष के निशाने पर हुआ करती थीं। उसके मद्देनज़र अनेक योजनाएं तैयार की गईं, जिनमें फसल बीमा, आसान शर्तों पर कृषि कर्ज आदि मुहैया कराने की व्यवस्था की गई, मगर उन योजनाओं का भी कोई लाभ नज़र नहीं आया। हालांकि कई साल से किसानों की खुदकुशी से जुड़े आंकड़े उजागर नहीं हो रहे थे, इसलिए कई लोगों को भ्रम था कि अब किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुक गया है, मगर हकीकत इसके उलट है। अभी लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले 3 सालों में 17,000 किसानों ने खुदकुशी की। यह आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो देश में दुर्घटना में होने वाली मौतों और खुदकुशी के मामलों का ब्यौरा दर्ज करता है, यानी उसने वही ब्यौरे दर्ज किए होंगे जो उसे देश के विभिन्न थानों से प्राप्त हुए होंगे। इसलिए इस आंकड़े को लेकर कुछ लोगों को संदेह भी हो सकता है। किसानों की हालत अब किसी से छिपी नहीं है। खेती किसानी चूंकि घाटे का सौदा होती गई है, इसलिए बहुत सारे किसान अब आजीविका के दूसरे साधनों की तलाश में गांवों से पलायन कर जाते हैं। पूरे देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या लगातार चिंताजनक ढंग से कम हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि वह छोटे और सीमांत किसानों की दशा सुधारने, उनकी आमदनी दोगुनी करने का प्रयास कर रही है, मगर स्थिति यह है कि न तो किसानों को अपनी फसल की वाजिब कीमत मिल पा रही है और न फसल बीमा जैसी योजनाओं का संतोषजनक लाभ। यही वजह है कि किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। किसान आंदोलन को वापस कराने के लिए सरकार ने वादा किया था कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जल्दी ही समिति गठित करेगी और कानून लाएगी, मगर उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया जा सका है, जिसके चलते फिर से किसानों में
नाराजगी उभरती दिखने लगी है। स्टॉप।